अकबर ने चित्तौड़ का दुर्ग जीता जरूर, लेकिन वो मन ही मन हारा हुआ था। अंदर गया कुछ नहीं, सुनसान, सब खाली। और तब पता लगा कि उदय सिंह जी तो है ही नहीं, उदय सिंह जी तो सुरक्षित है। लेकिन जिनके साथ वो लड़ा उनकी वीरता से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। उसके बाद वही जो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, वही वापस 1567 ईस्वी में अकबर ने किया। 30,000 लोगों का नरसंहार। हमेशा से ऐसा होता है, अभी मुगल शासक जब भी हमारे राज्य पर हमला करते थे, आधिपत्य जमाते थे, नरसंहार करते थे। बड़ी दुखद घटना होती थी वो। तो अकबर ने उस समय एक सिक्का भी चलाया था, सिक्के का नाम था एलची। याद कर लीजिएगा, ये भी कभी आ सकता है। एलची नाम का सिक्का था, सिक्का चलाया था 1567 में। चित्तौड़ पर अकबर के आधिपत्य के बाद उदय सिंह जी वहां नहीं आ सकते थे, तो काफी वो कभी कुंभलगढ़ दुर्ग गए, कभी, और आखिर में गोकुंदा गए। गोकुंदा कहाँ? गोकुंदा। गोकुंदा होली वाले दिन 1572 में उनकी मृत्यु हो गई। उदय सिंह जी को एक, कई जगह देखा है मैंने, सुना है, अच्छा नहीं लगता। उदय सिंह जी को एक ऐसा शासक कहा जाता है जो सही नहीं थे। लेकिन देखा जाए तो राणा सांगा और उदय सिंह के बीच में 13 साल का गैप था। 13 साल तक कभी बनवीर, रतन सिंह, विक्रमादित्य जैसे शासकों ने इस राज्य को संभाला था, लेकिन फिर भी उदय सिंह जी ने अपनी दूरदर्शिता दिखाई थी, अपनी जितना पॉसिबल हो सकता था किया था। उनके बाद उन्हीं के संस्कारों पर आकर महाराणा प्रताप ने आगे का राजपाट संभाला। तो उदय सिंह जी को हम कतई ये नहीं कह सकते कि वो सही शासक नहीं थे। महाराणा उदय सिंह बहुत अच्छे शासक थे, और उन्हीं के संस्कार और उन्हीं की जो शिक्षा दीक्षा थी, उसी के अकॉर्डिंग महाराणा प्रताप ने आगे अपना आधिपत्य जमाया था। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने अपनी मृत्यु से पहले ही अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, जिससे वहां के सरदार और सामंत बहुत नाराज थे, क्योंकि उन्होंने अगला उत्तराधिकारी अपनी प्रिय पत्नी धीरबाई, उन्हें रानी भटियाणी के नाम से भी जाना जाता है, इनके पुत्र जगमाल को घोषित किया था। जगमाल को, पर जो वहां के सरदार, सामंत, मंत्रीगण थे, उनको ये था कि पहले से ही हमारा क्षेत्र मुगलों से घिरा हुआ है। ऐसे में हम किसी ऐसे को शासक नहीं बना सकते जो हमें संभाल ही ना पाए, क्योंकि महाराणा प्रताप को उन्होंने बचपन से देखा था। महाराणा प्रताप को उन्होंने रणनीति खेलते हुए देखा है बचपन से। बचपन में जब वो खेल खेलते थे तो अपने मित्रगणों के साथ दल बनाते होते थे, तो अपोजिशन पार्टी, मैं इधर, और हम दोनों युद्ध करेंगे। उनकी रणनीतियां, उनकी कलाकृतियां, वो खेल खेल में ही तलवारबाजी चलाना सीख गए थे। तो उन्होंने एक, वहां की जो प्रजा थी उनका भी महाराणा प्रताप के साथ मोह था, क्योंकि वो बहुत ही तेजस्वी थे। वो कहते हैं ना, पूत के पैर पालने में पता लग जाते हैं, वही चीज हुई। वहां के अनुभवी और तेजस्वी लोगों ने महाराणा प्रताप को अपना राजा स्वीकृत किया। तो जो वहां के चुंडावत राजा थे, चुंडावत जो सुरंबर के थे, उन्हीं को राज तिलक का जो अधिकार था। तो कृष्णदास चुंडावत, इन्होंने 26 फरवरी 1572 में गोकुंदा में महाराणा प्रताप का राज तिलक किया। गोकुंदा में उन्हें राजा घोषित कर दिया गया। जो महाराणा प्रताप थे, उनके और भी भाई थे, शक्ति सिंह, सागर सिंह और जगमाल तो थे ही। ये जो शक्ति सिंह और सागर सिंह थे, ये भी उत्तराधिकारी बनने के बड़े इच्छुक थे, लेकिन नहीं, प्रजा को, सामंतों को, सरदारों को नहीं पसंद।
ये तीनों भाई इनके घृणा करने लग गए महाराणा प्रताप सिंह। क्यों? क्योंकि जगमाल को तो पहले से ही राजपाट दे रहे थे उदय सिंह द्वितीय जी, लेकिन नहीं लेने दिया प्रजा ने। तो जगमाल ने क्या किया, ये जाकर अकबर से हाथ मिला देता है और अकबर इसे जहाजपुर की जागीर दे देता है। जहाजपुर की जागीर जगमाल को दे देता है। अब भाई चला गया अपोजिशन पार्टी में, तो महाराणा प्रताप का राज तिलक हो चुका था 1572 में। जो राज मुकुट था ना उस समय का, महाराणा प्रताप के लिए कांटों से भरा था, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी उन पर थी। क्योंकि जो अकबर की जैसी मुगल सेना का उन्होंने सामना करना था, अपने राज्य को बचाना था। तो अब हम महाराणा प्रताप के बारे में शुरुआत से पढ़ते हैं। तो महाराणा प्रताप के जन्म के बारे में अगर हम पहले बात करें, महाराणा प्रताप के जन्म के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540। कब हुआ था? 9 मई 1540। पिता का नाम महाराणा उदय सिंह द्वितीय, उदय सिंह द्वितीय। माता जयवंताबाई, ये पाली के सोनगढ़ा अखेराज जी की पुत्री थी। अखेराज की पुत्री। इनके बचपन का नाम था किक्का और इनके घोड़े का नाम था चेतक। महाराणा प्रताप को बचपन में किक्का कह के बुलाते थे। जैसे हमारे नॉर्मल जो हमारे राजस्थान में गिग्गो गिग्गी कहते हैं ना, वैसे प्यार से इसको किक्का कहा करते थे। इनका थोड़ा सा फैमिली ट्री हम समझ लेते हैं। तो फैमिली ट्री में राणा सांगा, और रानी कर्णावती के पुत्र थे उदय सिंह जी। और सोनगरा चौहान और रायभा की पुत्री थी जयवंताबाई। और इन दोनों के पुत्र थे महाराणा प्रताप। इस तरह इनका ये फैमिली ट्री तैयार हुआ। महाराणा प्रताप का राज तिलक 26 फरवरी 1572 को गोकुंदा में हुआ था, लेकिन इनका राज तिलक पूरे विधि विधान पूर्वक 1576 में कुंभलगढ़ में हुआ। उस समय शासक रावचंद्र सेन भी वहां पर मौजूद थे। तो इनका जो अगर हम विधि विधान पूर्वक जो इनका राज तिलक मानेंगे वो होगा 1576। 1576 में कहा? कुंभलगढ़। अगर महाराणा प्रताप की शारीरिक क्षमता की बात करें तो उनका कद 7.5 फुट का था और उनका वजन 110 किलो का। महाराणा प्रताप की तलवार, कवच और ढाल को मिलाकर उनका जो कुल वजन था वो 208 किलो का था। सोचिए क्या शख्सियत थी। महाराणा प्रताप के तलवार, कवच और ढाल आज भी उदयपुर के जो राजघराने का संग्रहालय है उसमें सुरक्षित रखे हुए हैं। आप कभी जाओ घूमने तो देखने जरूर जाना, अच्छी चीजें हैं। हमें इन चीजों को छोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा इनसे जुड़े रहना चाहिए। कहते हैं ना, इतिहास क्यों दिखाया जाता है, इतिहास क्यों बढ़ाया जाता है, पढ़ा, ताकि ऐतिहासिक गलतियां हमसे फिर से ना हो। हम अपने आप को, इतिहास अपने आप को दोहराता है,
वक्त भी अपने आप को दोहराता है। तो महाराणा प्रताप के शासक बनने के बाद अकबर थे, अकबर का डर इतना ज्यादा हो गया था ना, आसपास के कई राजपूत राजघरानों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन महाराणा प्रताप ने नहीं की। महाराणा प्रताप से बिना लड़े अकबर उन्हें अपने अधीन करना चाहता था। इसके लिए उसने सबसे पहले जलाल खां को 1572 में उनके पास भेजा था। किसको भेजा? जलाल खां। कब? 1572 ईस्वी में जलाल खां महाराणा प्रताप से मिलने गए और उनसे कहा, भाई आप हमारे अधीन आ जाइए, राजा आप ही रहेंगे लेकिन आपके अधिकार सीमित हो जाएंगे। तो महाराणा प्रताप ने कहता, ना, मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, जीऊंगा तो अपने दम पर, मरूंगा तो अपने दम पर। तो जलाल खां को उन्होंने कोरा जवाब देकर वापस मोड़ दिया। जलाल खां चला गया अकबर के पास दोबारा। अकबर को बड़ा चंबा हुआ, यार कमाल है, बंदा डरता ही नहीं है, सारे तो हर तरफ तो मेरा बोलबाला है, सारे राजघराने आकर मुझसे मिल गए हैं। तो इन्होंने सोचा भी क्यों ना, भी ये तो हमारे जो जात पाती का इंसान था, हमारा बंदा था, क्यों ना हम राजपूत है तो किसी राजपूत को ही भेजें, शायद मना ले। तो इन्होंने 1573 ईस्वी में मान सिंह को भेजा। इनको मान सिंह को। इनको कहा, भाई तू मना जाके, क्या पता मान जाए, महाराणा प्रताप हमारी शर्तें मान ले। तो मान सिंह, आदर मान तो देखो, घर अतिथि देवो भव, आते हैं तो सबकी आदर मान तो होती है, लेकिन महाराणा प्रताप ने उनसे कहा कि राजपूत होने के नाते आपको राजपूतों के साथ होकर अपने देश को, अपनी मिट्टी को बचाना चाहिए था, लेकिन नहीं, आपने तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। तो उन्होंने उसको भी कोरा जवाब देकर वापस भेज दिया। मान सिंह ने जाके अकबर को कहा कि भाई मुझे तो कोरा जवाब मिल गया। तो सितंबर 1573 में अकबर ने फिर भगवान दास जी को भेजा और दिसंबर 1573 में टोडरमल जी। इस तरह अकबर ने महाराणा प्रताप को बिना लड़े अपने अधीन करने के लिए 4 लोगों को भेजा। ये क्वेश्चन आ सकता है भी कौन कौन से थे और किस किस सन में कौन कौन गया था, लेकिन महाराणा प्रताप ने सबको कोरा जवाब देकर भेज दिया। परिणाम स्वरूप हुआ क्या? हल्दी घाटी का वो युद्ध जिसे आज भी इतिहास दोहराता है। इतिहास में हम सबसे बड़े युद्ध के रूप में हल्दी घाटी के युद्ध को देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में जो अकबर की सेना थी उसका नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह और आसफ खान। मान सिंह और आसफ खान अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। अकबर ने मान सिंह को सेनापति सबसे आगे खड़ा कर दिया, भी तेरा गुस्सा है, तेरे साथ उसने बदतमीजी की महाराणा प्रताप ने, अब तू अपना गुस्सा निकाल ले। तो मान सिंह को सेनापति बनाया गया और सेना उसी के नेतृत्व में काम कर रही।